हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल किस्सेबाजी में। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक लिंक इस वीडियो के साथ डाल दिया है, जहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, यानी कैफ़े में। रकेल प्रोफेसर के साथ एक कैफ़े में बैठी हुई है और वो नहीं जानती है कि वो जिस आदमी का फ़ोन यूज़ कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही है। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और फिर कमिश्नर को। कमिश्नर का फ़ोन नहीं लगता है तो वो एक मैसेज ड्रॉप करती है कि अब वो एक मिनट वाला केस छोड़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिक्स जो वहाँ पे चल रही होती है इंटरनल। अब वहाँ पे क्या होता है कि कैफ़े में जो टीवी लगा होता है वहाँ पे मिंट ऑफ स्पेन के हाइस्ट वाली न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही होती है, और वहाँ पे देखा जाता है कि जर्नलिस्ट वगैरह सब पहुँच चुके हैं और ये जो न्यूज़ है अब सब तरफ फैल चुकी है। और रकेल को भी टीवी पे दिखाया जाता है, जिसको देख के प्रोफेसर उससे बात करता है और पूछता है कि आगे क्या होगा और पुलिस अटैक करेगी या नेगोशिएट करेगी। मतलब वो केस के बारे में उससे जानकारी हासिल करना चाह रहा होता है। तो रकेल उसको बताती है कि अभी हम बस समय मांग रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और हम दर्शक सुनते हैं बैकग्राउंड में टोक्यो को, जो सिचुएशन को नैरेट कर रही होती है कि असल में जो समय है वो तो प्रोफेसर ऑलरेडी मांग चुका है, क्योंकि टाइम ही तो पैसा है। अंदर जितनी देर तक प्रिंटिंग होगी उतने ज़्यादा नोट छपेंगे। हम मिंट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से नोट छापने का काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। बाहर की खबर प्रोफेसर दे रहा है, सब गैंग मेंबर शिफ्ट में अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत शांति है। पर क्या वाकई में ऐसा ही है या कुछ बड़ा कांड होने वाला है? तो आइए पता करते हैं। अगले सीन में बर्लिन मोनिका को जगाता है। वो सो रही होती है, सुबह का टाइम होता है और उसको एक काम करने को देता है। उसको ड्रेस बनाई जाती है और फिर एक मास्क दिया जाता है और मिंट के बाहर लाउडस्पीकर के साथ उसको भेजा जाता है। एक्चुअली दोस्तों, वो वहाँ पे गैंग के बिहाफ में पुलिस को एड्रेस कर रही होती है। वो उनको बताती है, पुलिस वालों को, कि जितने भी हॉस्टेजेस अंदर हैं वो सब सही सलामत हैं, लेकिन अगर पुलिस किसी भी तरह का कुछ कारनामा करती है, मतलब रेड वगैरह करती है, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जो स्नाइपर्स होते हैं वो सब अपनी पोजीशन पे बैठे होते हैं और जो मोनिका के साथ दूसरे मेंबर्स आ रखे होते हैं उनको अपनी गन शॉट पे लेते हैं और परमिशन मांगते हैं पुलिस से। लेकिन जो एंजल होता है वो परमिशन नहीं देता है, बिकॉज ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि जो मोनिका के साथ जो लोग हैं वो हॉस्टेजेस हैं या गैंग के मेंबर हैं। अगला जो सीन आता है दोस्तों, वो आता है रकेल के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी मदर हैं उनको भूलने की बीमारी है। वो हर इन्फॉर्मेशन को लिख कर रखती हैं, उसका एक नोट बनाकर दीवार पे चिपका के रखती हैं ताकि वो उसे भूले ना और याद रख सकें। उसकी मदर वाकई में काफ़ी स्वीट होती है। और वहीं दूसरी तरफ मिंट के अंदर का हम देखते हैं, जो सीन चल रहा होता है वहाँ पे प्लान के मुताबिक जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है, उनको छांट रहे हैं। वहाँ पे जितने भी स्वस्थ लोग हैं, मतलब हेल्दी लोग हैं, आदमी हैं, उन सबको एक सुरंग की खुदाई के काम पे लगाने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनको समझाया जा रहा है कि आपको खोदना है, और जिनमें औरतें तो भी होता है, बट वो क्या करता है, थोड़े से बहाने मारने लगता है। लेकिन जो बर्लिन है वो उसको अच्छे से समझ चुका होता है और उसी क्लास लगा देता है। कुछ जो बुज़ुर्ग और बीमार लोग होते हैं उनको अलग रखा जाता है। मोनिका अपने लिए एबॉर्शन पिल्स की डिमांड करती है और एलिसन को अपने घर में बात करनी होती है, क्योंकि उसकी जो फ़ोटो होती है जो सोशल मीडिया पे डाल दी होती है उस लड़के ने, तो वो अपनी फैमिली को उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती है। बर्लिन सबकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और उसके बाद फिर वो दवा के अरेंजमेंट के लिए प्रॉमिस करता है कि वो उसको अरेंज करते हैं, जबकि एलिसन को वो कॉल करने के लिए फ़ोन देने से मना कर देता है। लेकिन वो ये बोलता है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन सब को वो सब अपनी अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, जिसको वो आगे उनकी फैमिली तक पहुंचा देंगे। और हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स को अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है वो नैरोबी को काम पे लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम दर्शक एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं जो ये हाइस्ट कर रहे हैं, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, ये सभी दिल के बड़े अच्छे, मतलब इनके अंदर अभी एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है और आपको एक अटैचमेंट इनसे फील होने लगती है। इसके बाद सभी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, एलिसन भी करती है, वहाँ रियो भी होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अचानक से टोक्यो आती है और उसको देखकर अच्छा नहीं लगता है, और क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं रियो और टोक्यो के बीच में थोड़ा सा टेंशन चल रही होती है, तो इनके बीच में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाती है एलिसन और वो फटाफट अपने फ़ोन से चुपके से कॉल लगा देती है।
अब होता क्या है कि ये जो कॉल का मैसेज होता है ये पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस उसके फ़ोन को हैक कर लेती है। उसके बाद उसका कैमरा ऑन करती है पुलिस और अंदर का जो भी सिचुएशन है वो उसको दिखाई देने लगती है। लेकिन जी जैसे ही रियो की नज़र पड़ती है कि उसने फ़ोन पिक कर लिया और वो कुछ कर रही है, वो फटाफट भाग के वहाँ जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छीनता है और उसको दीवार पे मार के तोड़ देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस रियो की जो पिक्चर है उसको कैप्चर कर लेती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो कहानी को नया मोड़ दे देता है। वहीं हम बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पे सुरंग खोदी जा रही है और तो रितो अपने साथियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और वो उनको रिवॉल्ट करने के लिए उकसा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऑर्थो रितो है वो एक ऐसा आदमी है जो खुद तो बहुत डरपोक है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, बट वो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करता है। काफ़ी सेल्फिश और धोखेबाज किस्म का इंसान है वो। आप उसके कैरेक्टर से नफरत करने लग जाते हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं रकेल के पास आता है कमिश्नर का कॉल और उसको वापस से केस को हैंडल करने के लिए बोलता है। वो उसके ऊपर अपना भरोसा जताता है। रकेल वापस पुलिस कैंप में जाती हैं और अपना काम शुरू कर देती है। अब होती है प्रोफेसर को कॉल लगाने की तैयारी। प्रोफेसर को कॉल लगाया जाता है और हम दर्शक देखते हैं बालों वाला सीन दोबारा से। दोस्तों, प्रोफेसर साहब फ़ोन पिक करते हैं और बात शुरू होती है बड़े ही कैजुअल वे में, जो अपना प्रोफेसर है उनके स्टाइल में। वो पुलिस को हॉस्टेजेस के लिए फूड और मेडिसिन भेजने को बोलते हैं, जिसे रकेल मान लेती है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में वो प्रोफेसर को इमीडिएटली सरेंडर करने को बोलती है और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। बताती है कि उसका एक गैंग का मेंबर जो है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और बाकी सबको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। यहाँ हम लोग नोटिस करते हैं कि पुलिस पहली बार प्रोफेसर पे भारी पड़ रही है और उसको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है सरेंडर करने के लिए। प्रोफेसर अंडर प्रेशर होता है और बर्लिन को कॉल करके पूरी बात बताता है। वो उसे पता लगाने को बोलता है कि ये वो पता करे कि एक्चुअली में कॉल अंदर से किसने किया था। और तो रितो अभी भी लोगों को अपने बातों में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी शोर शराबे में मॉस्को वहाँ आता है और उसको पकड़ के हॉल में ले जाता है जहाँ पे मोनिका होती है। अब दोस्तों आप देखोगे कि ये मोनिका के पास पहुँच के उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसको किसी तरीके से कन्विंस करता है कि वो जाके जो केबिन है उसमें उसका एक कोट रखा है जिसमें उसका एक फ़ोन रखा हुआ है, उसको चुरा कर ले आए। और जो मोनिका है वो मान जाती है। इसी बीच बर्लिन वहाँ पर आता है और वो उन लोगों में से बोलता है कि जिसने भी पुलिस को कॉल किया है वो खुद ब खुद बाहर आ जाए और नहीं तो वो एक एक करके सबको ह्यूमिलेट करेगा, और वो करना शुरू भी कर देता है। रियो को अच्छा नहीं लगता है और वो बर्लिन को सच बता देता है और कि कैसे एलिसन ने उसके डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाया और फ़ोन का यूज़ किया। तो बर्लिन जो है वो हेलसिंकी और ओस्लो को बोलता है कि इसको ज़रा खातिरदारी कर दो, इसको ज़रा अच्छे से ठोक पीट दो। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जितना सॉफ्ट स्पोकन बर्लिन है वो इतना है नहीं, मतलब उसका एक अपोजिट साइड भी है जो कि बहुत बेरहम है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जो रकेल है वो कॉफ़ी पीने के लिए जाती है, तो एंजल को बोल के जाती है और ये बात प्रोफेसर सुन लेता है अपनी रिकॉर्डिंग पे और वो उसके पीछे पीछे कैफ़े पहुँच जाता है। प्रोफेसर रकेल के पीछे पीछे कैफ़े में पहुंच जाता है जहां पे उनमें थोड़ी सी बातचीत होती है। लेकिन यहां पे रकेल को डाउट हो जाता है प्रोफेसर के ऊपर कि वो कोई न्यूज़ चैनल से है जो कि उससे खबरें निकलवा रहा है। लेकिन कैफ़े का स्टाफ वहां पे प्रोफेसर की हेल्प करता है और उसे बताता है कि ये यहाँ पे डेली आते हैं और प्रोफेसर बाल बाल बच जाता है। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे ये जानकारी निकाल लेता है कि अब जो रकेल है, जो पुलिस वाले हैं, उनको टोक्यो की भी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। पुलिस जो है वो हॉस्टेजेस के लिए पिज़्ज़ा और मेडिसिन वगैरह का इंतज़ाम कर देती है और उसको मिनट के अंदर डिलीवर करवाती है। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर मोनिका जो है वो बड़ी चालाकी से औरतों की केबिन से जो मोबाइल है वो चुरा लेती है और उसको अपने कपड़ों में छिपा लेती है अपनी ड्रेस में। कि तभी क्या होता है कि डेनवर वहाँ आ जाता है उसकी मेडिसिन लेकर जो उसने मंगाई थी अपनी अबॉर्शन। वो मोनिका को बाहर बुलाता है तो मोनिका थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं इसने चोरी करते तो नहीं देख लिया, बट एक्चुअली में वो मोनिका को समझाता है कि वो अबॉर्शन ना करे, उसको ये करने से मना करता है। यहाँ पर हम डेनवर के पास के से थोड़ा सा रूबरू होते हैं। वो मोनिका को पैसे भी देता है कि तभी वहाँ पे बर्लिन की एंट्री होती है। डेनवर उसको सारी बात बताता है। बर्लिन मोनिका को वहाँ से अंदर जाने को बोलता है। मोनिका मुड़ती है, 2 कदम चलती है और बस बज जाता है उसका फ़ोन। हाँ दोस्तों, ये मोबाइल की घंटी आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। बर्लिन को समझते देर नहीं लगती है और फिर वो डेनवर को देता है मोनिका को मारने का फरमान। डेनवर सरप्राइज्ड और शॉक्ड होता है। वो क्या करे, वो मोनिका को पकड़ कर ले जाता है।
और हम देखते हैं कि अब मोनिका का बचना मुश्किल है। लेकिन आप ये भी समझ पाते हो कि बर्लिन और डेनवर की मजबूरी है कि मोनिका को एग्जीक्यूट किया जाए और एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जाए ताकि बाकी हॉस्टेजेस इस तरह की चीज़ें ना दोहराएं। नीचे हॉल में टोक्यो, नायरोबी, हेलसिंकी लोगों को खाना वगैरह दे रहे होते हैं कि तभी टोक्यो की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए रियो पर पड़ती है। वो काफ़ी घायल है, उसको काफ़ी चोट लगी हुई है। वो उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर आग बबूला हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से में सिक्योरिटी कैमरास को शूट करने लगती है और फटाफट कॉल लगाकर प्रोफेसर को धमकी देती है कि अगर अगली बार रियो को कुछ होता है तो गोली बर्लिन, हेलसिंकी या फिर प्रोफेसर को ही लगेगी। इसी बीच हेलसिंकी और ओस्लो भी वहाँ पर आ जाते हैं और टोक्यो की तरफ अपनी पिस्तल तान देते हैं। बर्लिन वहाँ आकर बीच बचाव करता है और प्रोफेसर बेचारों की तरह कैमरे पे ये सब देख रहा होता है कि खुद उसकी गैंग के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। उधर डेनवर मोनिका को लेकर वॉशरूम के अंदर जाता है। मोनिका डेनवर के आगे गिड़गिड़ाती है। डेनवर भी उसको नहीं मारना चाहता है बट सब मजबूर हैं। प्रोफेसर टोक्यो को इस तरफ बताता है कि टोक्यो और रियो की आइडेंटिटी पुलिस को पता चल चुकी है और टीवी पे उनके नाम की न्यूज़ चल रही है। टोक्यो सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनवर मोनिका को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। वो उसको नीचे बैठने को बोलता है और हम दर्शक सुन पाते हैं गन शॉट की आवाज़ और इसी के साथ छा जाता है सन्नाटा और एपिसोड ख़त्म। दोस्तों, आगे क्या होगा, मोनिका का क्या हुआ, टोक्यो रियो के साथ बर्लिन क्या करेगा, पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा, यह सब हम जल्दी पता करेंगे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। आप लोगों को ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अपने सजेशंस और शिकायतें दोनों ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।